हेलो मित्रों, मैं लीगल ट्यूशन से। तो अब आज हम वापस से पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था हमने, और उसमें बहुत कुछ अच्छी सी नॉलेज मिल गई थी। अब इस उस नॉलेज के आधार पर अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए अब इसके ऊपर चलते हैं। तो पॉक्सो एक्ट जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, 19 जून 2012 को स्वीकृत हुआ और 14 नवंबर 2012 को लागू कर दिया गया। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब किसी एक्ट में के पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसका एक सेक्शन आज स्टार्ट कर देंगे। हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें 9 चैप्टर होते हैं, ठीक है। 46 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इस पॉक्सो एक्ट में होती है। अब इसमें याद करने चीज़ें क्या है, इसमें कौन कौन सी डेटें याद करनी है। तो अगर आप जैसे बैरेट उठाओगे, उसमें जैसे पॉक्सो एक्ट लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे एक लिखा होगा एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रमांक नंबर 32 सन 2012, मतलब ये 2012 में बना था, 32 नंबर का एक्ट है। इसको याद करना है हमें, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि प्री में आ सकता है। अब इसके स्वीकृत करने की तिथि 19 जून 2012, जो कि हमें याद करनी है कि इसको कब स्वीकृत किया गया था। और लास्ट है कि इसको लागू करने की, जो है 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। अब इन तीनों डेटों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो इसको लागू करने की डेट है, जो कि 14 नवंबर 2012 को इसको लागू किया गया था। ये प्री में पूछा जा सकता है, और स्वीकृत करने वाली डेट भी पूछ सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो लागू करते हैं वही डेट हमें याद रखनी पड़ेगी और उसी को याद करना है। अब इस चीज़ को आगे, अब प्रेम्बल हमने पढ़ी थी, इसकी उद्देशिका पढ़ेंगे आज इसको कि इसका क्या प्रेम्बल है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इसमें चैप्टर कितने हैं, यानी अध्याय। 9 अध्यायों में इसको बांटा गया है, और इसके टोटल सेक्शन 46 सेक्शन है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताता हूँ। चैप्टर 1, जो कि प्रारंभिक है, जिसका सेक्शन 1 से 2 सेक्शन है, जो प्रारंभिक में इसके संक्षिप्त रूप और परिभाषाओं में डिफाइन कर रखा है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 2, यानी अध्याय 2, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, जो सेक्शन 3 से 12 में पूरा डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आता है चैप्टर 3, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड, मतलब किसी अश्लील साहित्य को बनाने के लिए किसी बालक का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उपयोग करने वाले के लिए दंड। तो ये चीज़ें 13 से 15 के बीच, सेक्शन 13 और 14-15 में डिफाइन कर रखी है। इसके बाद चैप्टर 4 में आता है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयास, यानी किसी को अपडेट करना इस अपराध को करने के लिए, या फिर उसको अटेम्प्ट करना या प्रयास करना। तो ये चैप्टर 4 में होता है, जिसकी 16, 17, 18 3 सेक्शन में इसको डिफाइन कर रखा है। इसके बाद आता है चैप्टर 5, मामले की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया, मतलब मामला कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें 19, 20, 21, 22, 23 में डिफाइन कर रखा है। इसके बाद चैप्टर 6 है बालकों के कथन को अभिलेखित करने के लिए प्रक्रिया। ये बालकों का कोई कथन है, वो जज साहब या पुलिस अधीक्षक उसकी रिपोर्ट कैसे लिखेगा, उसके कथनों को कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में बताया गया, जो 24 से 27 के बीच में सेक्शन में। फिर है चैप्टर 7, जो कि कहता है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय क्या होता है, 28 से 32, यानी इस पॉक्सो एक्ट के लिए विशेष न्यायालय क्या होती है वो चीज़ें बताई गई है। इसके बाद है चैप्टर 8, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ तथा साक्ष्य का अभिलेखन। तो चैप्टर 8 कहता है कि विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, यानी वो कैसे प्रक्रिया करेगा, उसकी शक्तियाँ क्या होगी, और साक्ष्य का अभिलेखन कैसे करेगा, ये चैप्टर 8 में, जो कि सेक्शन 33 से 38 के बीच में। और लास्ट चैप्टर है प्रक्रिया प्रक्रिया, जो कि जो चीज़ें इस एक्ट में नहीं हो, यानी छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो लास्ट वाले चैप्टर में डालते हैं, जो 39 से 46 तक के बीच में है। तो अब ये आपको वापस से मैं बता देता हूँ कि इसमें सेक्शन
40 46 टोटल सेक्शन 46 है, 9 चैप्टर है। 9 चैप्टरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ वापस से। चैप्टर 1 प्रारंभिक, चैप्टर 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, चैप्टर 3 अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड, ठीक है। चैप्टर 4 किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने का प्रयत्न या प्रयास, चैप्टर 5 मामलों की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया, चैप्टर 6 बालकों के कथनों का अभिलेखन करने के लिए प्रक्रिया, चैप्टर 7 विशेष न्यायालय, चैप्टर 8 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया में शक्तियों तथा साक्ष्य का अभिलेखन, ठीक। और चैप्टर 9 प्रक्रिया। अब इसको इतना कोई लोड तो लेना है नहीं कि चैप्टर को कैसे याद करें, कैसे याद होगा। एकदम सिंपल सी थ्योरी है कि अब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट करो कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट जब पहले वाले एक्ट में कि विशेष न्यायालय के बारे में, विशेष न्यायालय, तो दिमाग में रखो विशेष न्यायालय मतलब चैप्टर 7। चैप्टर 7 विशेष न्यायालय, उसमें सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32, ये सेक्शन याद हो गया। अब उससे जस्ट बाद वाला विशेष न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में बताएगा, उसकी शक्तियों के बारे में बताएगा और साक्ष्य कैसे लिखा जाता है। तो ये चैप्टर 8। अब साक्ष्य अभिलेखन की बात होगी तो डायरेक्ट चैप्टर 6 में चले जाओ कि बालकों के कथन को कैसे लिखा जाएगा, उसकी प्रक्रिया जो चैप्टर 6 में। चैप्टर 5 फिर चैप्टर 5 में आ जाओ, मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, ये हो गया। अब देखो 5, 6, 7, 8 ये 3-4 चैप्टर हैं, उसको तो इजीली करें कि 5वां मामले की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है वो उसके बारे में, तो 19 से 23, ठीक है। 6 बालकों के कथनों को कैसे अभिलेखित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया 24 से 27, विशेष न्यायालय 28 से 32, जो कि चैप्टर 7 हो गया। चैप्टर 8 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति और तथा साक्ष्य का अभिलेखन 33 से 38, और लास्ट 9वां चैप्टर है प्रक्रिया, जो कि 39 से 46। चलो ये हो गया। अब इसके ऊपर देखो, फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक 1 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में ही दे दिया कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध कौन कौन से होते हैं, तो 3 से 12 ये दे दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड। अगर कोई अश्लील साहित्य बनाता है तो इसके लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड 13 से 15। और चौथा सेक्शन है, कोई ये सा अपराध करने का दुष्प्रेरण करता है या प्रयास करता है, उसके लिए दंड 16 से 18। तो ये 9 चैप्टर है, इजीली तरीके से हम पढ़ सकते हैं, और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करोगे या लिखोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ वापस से, आपको तो उसे 3 बार रिवीजन तो हो ही गया है। ये मैंने इनके चैप्टरों के नाम लिया, तो सिंपल सा है। फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक सेक्शन 1 से 2, चलो ठीक है। सेकेंड चैप्टर बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध 3 से 12, चलो ये भी हो गया। थर्ड चैप्टर अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसका दंड 13 से 15, ये भी हो गया। चौथा चैप्टर किसी अपराध के दुष्प्रेरण और उसके करने के प्रयत्न का प्रयास 16 से 18, ये भी ख़त्म हो गया। चैप्टर 5 मामले की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया 19 से 23, और चैप्टर 6 बालकों के कथन का अभिलेखन करने की प्रक्रिया, बालकों के कथन को लिखने की प्रक्रिया 24 से 27, ठीक है। अब चैप्टर 7 जो कि विशेष न्यायालय 28 से 32, चैप्टर 8 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया शक्ति और साक्ष्य का अभिलेखन 33 से 38, ठीक है। और 9वां चैप्टर है प्रकरण जो 39 से 46 तक। अब ये हो गया इसके पूरे चैप्टर का ब्रीफ से आपको डिस्कशन कर दिया, और इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं वो बता दिया आप मैंने कि इसमें कितने सेक्शन है, किस चैप्टर में कितने हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले वाला चैप्टर में सेक्शन है 1 या 2, दूसरे वाले में है 3 से 12, तीसरे वाले में है 13 से 15, चौथे वाले में है 16 से 18, पाँचवें वाले में 19 से 23, छठे वाले में 24 से 27, और सातवें वाले में है 28 से 32, और आठवें वाले में 32 से 38, और 9वें वाले में 39 से 46। तो ये हो गया। अब इसमें नाम सारे का वो सेक्शन बाहर दिए, अब नाम भी तो आपको याद हो ही होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 प्रारंभिक, चैप्टर 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, चैप्टर 3 अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड,
चैप्टर 4 किसी अपराध का दुष्परिणाम उसको करने का प्रयास। चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 मामलों की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया। चैप्टर 6 बालकों के कथनों को अभिलेखित करने के लिए प्रक्रिया। चैप्टर 7 विशेष न्यायालय। चैप्टर 8 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया, शक्तियाँ और तथा साक्ष्य का अभिलेखन। चैप्टर 9 प्रक्रियन। ये हो गया। ये हमने इसके वो पढ़ लिए, चैप्टर और सेक्शन किस किस में डिवाइड हो चुके हैं। अब इसकी उद्देश्य का क्या है, इसके जो आज पहले तो नहीं पूछते थे, पर अभी लास्ट थ्री ईयर्स से जो भी 3 एग्ज़ाम हुए उसमें इसके प्रेम्बल पूछा जाता है कि चैप्टर बनाने का रीज़न क्या है। तो इसके जो उसका जब बैलेट खोलोगे उसके जो 19 जून 2012 लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे एक ब्लैक अक्षरों में, गाढ़े ब्लैक अक्षरों में लिखा गया, वो उसकी प्रेम्बल होती है। हर एक्ट का मिनिमम यही ऊपर की फर्स्ट लाइन ही प्रेम्बल होती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें पढ़ने लायक चीज़ ये है, ये पढ़ने नहीं समझने लायक है, बाकी उसमें ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, पर अपन को लॉ की भाषा में लिखना है, जो ऐसा लिखा गया है वैसा ही लिखना है। तो उसमें ये लिखा गया है कि लैंगिक हमला, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्यों के अपराधों से बालों का संरक्षण करना। मतलब समझने के लिए चीज़ है कि इस एक्ट को बनाया क्यों गया, ठीक है। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्यों के अपराधों से बालकों को संरक्षण करना, जो कि इस एक्ट का मेन मोटिव है, उद्देश्य ही है। और उसी के साथ में क्या है, ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, जो कि मैंने आपको पहले पार्ट में कहा गया कि आईपीसी में भी तो ऐसे क्राइम थे, पर उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट नहीं था, इस वजह से इसको अलग कोर्ट बनाया, इसके लिए अलग कोर्ट बनाया गया। तो इस प्रेम्बल में भी ये बात लिखा है कि अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना तथा उनसे संबंधित या आनुवंशिक विषयों के लिए बंद करने के लिए अधिनियम का निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका प्रेम्बल वापस से सुनो। लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराध से बालकों का संरक्षण करना और ऐसे अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना, ठीक है। ये एक पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ना है। देखो, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्यों के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना तथा उनसे संबंधित आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। ये इसकी प्रेम्बल हो गई। सिंपल सी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझाना पड़े मुझे, बट इसको एक फ्लो में पढ़ना कि भाई इस प्रेम्बल का उद्देश्य क्या है, कि भाई लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमला, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए प्लस यानी और ऐसे अपराधों के विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, ठीक है, तथा उससे संबंधित या उसे आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ये उसके प्रेम्बल हो गए। अब अपन आते हैं इसके चैप्टर 1 में, जो प्रारंभिक है, जो कि इसके 1 और 2 सेक्शन में चैप्टर 1 को करा गया है। तो सबसे पहला है सेक्शन 1, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें आप देखोगे 3 पॉइंट दे रखे हैं चैप्टर 1 के सेक्शन 1 में। इसमें क्या दे रखा है भाई, संक्षिप्त नाम, कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है। अब कोई बोलते पॉक्सो, तो ये पॉक्सो इसका शॉर्ट नेम टाइटल नहीं है। इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये जो पूरा नाम जो एक्ट का है ना, वही उसका शॉर्ट टाइटल है। अब इसका विस्तार कहाँ है, एक्सटेंड, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, यानी ये कब से लागू किया गया। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित करेगी। अब मैंने एक चीज़ आपको, एक सिंपल सी चीज़ में मैं बता रहा हूँ कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है। इसका विस्तार का है, पूरे इंडिया में है, ठीक है। फिर इसका प्रारंभ कब हुआ, जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब ये कब किया गया था, इसको है लागू करने, अधिनियम में लागू करने की, तो 14 नवंबर 2012। अगर आप इसको नीचे इसके पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है केंद्र सरकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 1, यानी जो अपन ने अभी पढ़ा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, धारा 1 की उपधारा 3 मतलब यह
केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित करेगा, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 नवंबर 2012 को उस तारीख को नियत करता है। बस सिंपल सी चीज़ है ये, उसका ये नीचे वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट याद रख लो। सेक्शन में 3 पॉइंट क्या है कि भाई इसका संक्षिप्त नाम क्या है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, इसका विस्तार क्या है? विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत पे है। ठीक है, इसको लागू कैसे किया जाता है? तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको लागू करा सकती है। तो कब लागू कराया गया कि 14 नवंबर 2012, और स्वीकृत कब हुआ? 19 जून 2012। तो एक्ट क्रमांक कौन सा है? 32/2012। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके सेक्शन 2 में आते हैं जो कि परिभाषा दे रखी है। परिभाषा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो परिभाषाएं 14 दे रखी है। अब इसमें देखने लायक चीज़ें क्या? पहला ए परिभाषा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटिव प्रिवेंटिव सेक्सुअल असोल्ट। इसमें सिंपल सी चीज़ रहेगा कि भाई ये जो गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला है उसको धारा 5 में डिफाइन कर रखा है। तो परिभाषा सेक्शन 2 के क्लोज 1 में कहा गया है कि गुरुतर प्रवेश की लैंगिक हमला कहाँ पढ़ा जाएगा। तो उसने कहा है कि रेफरेंस दे दिया कि सेक्शन 5 में जाओ, आप उसमें दे रखा है उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, उसी तरह से क्लोज बी क्या है? गुरुतर लैंगिक हमला, जो कि सेक्शन 9 को रेफरेंस कर रहा है कि सेक्शन 9 में जाके पढ़ो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्री में है सी, सशस्त्र बल एवं सुरक्षा बल क्या है? से संघ शास्त्र बल एवं अनुसूची यथा सुरक्षा बल एवं पुलिस बल से विपरीत है। अब इसने कह रखा अनुसूची। अब अनुसूची अपन को कहाँ मिलेगी? जो पॉक्सो एक्ट के लास्ट में है वहाँ पे देखना अनुसूची दे रखी है, और इसकी एक ही अनुसूची है जिसमें 18 एक्ट के नाम दे रखे हैं। जो 18 एक्ट के नाम दे रखे हैं वो सशस्त्र बल और सुरक्षा बल में आते हैं। कौन कौन से बल है वो आप पढ़ लीजिए, जिसमें सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि आप किस किस को वो मानोगे सशस्त्र बल। और उसमें तो वायु सेना अधिनियम, क्राइम, सीमा सुरक्षा बल, ये सारे सशस्त्र बल के आते हैं। तो ये जो सब क्लोज 3 है, सी है, उसमें सशस्त्र बल और सुरक्षा बल के संघ के सशस्त्र बल अनुसूची में यथावत सुरक्षा बल या पुलिस बल से विपरीत है। ये जो प्री में पूछा जाता है कि कितने हैं, कि 18 एक्ट को नाम दे रखे हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस ये सिंपल सी चीज़ है कि अनुसूची फर्स्ट में दे रखा है, वो सारी चीज़ें सशस्त्र बल और सुरक्षा बल में आती है। ठीक है, इसके बाद आता है जो सेक्शन 2 क्लोज डी, जो कि चाइल्ड, बच्चे की डेफिनेशन, बच्चे का किस, इसमें सीधे भाषा में कह रखा है ऐसा कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 से कम है, ना तो 18 है ना 18 से ज़्यादा। मतलब बालक किसे मनाएगा? कोई कहेगा कि सर मैं आज 18 साल का हो गया तो मैं क्या पॉक्सो में काउंट होगा? कि इसमें साफ मना है 18 से कम होनी चाहिए। चाहे आपके 18 साल होने में 1 मिनट भी कम होगा और क्राइम हो जाता है तो उसको पॉक्सो में काउंट किया जाएगा। तो इसमें साफ चीज़ें बालकों की डेफिनेशन दे रखी है कि 18 से कम होना चाहिए। 18 है तो भी वो बालक नहीं माना जाएगा। 18 प्लस तो चलो बालक है ही नहीं, पर 18 है तो उसको बालक में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका जजमेंट दिया गया था एराथोड डॉक्टर मंजुला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017। इस केस में कहा गया था कि बालक की आयु 18 से कम होगी, कम है तो ही वो बालक में काउंट किया जाएगा। अगर 18 भी है तो वो बालक में काउंट नहीं किया जाएगा। तो एक बार मैं केस का नाम फिर बोल रहा हूँ, एराथोड डॉक्टर मंजुला वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि 2017 का केस है। बालक के बारे में डेफिनेशन दे रखी है कि बालक की आयु का क्या माना जाएगा। तो बालक का जो 18 से कम है उसी को बालक माना जाएगा। इससे ऊपर वाले को या 18 वाले को बालक नहीं माना गया है। सेक्शन 2 क्लोज डी का ए, बालक संबंधी अश्लील साहित्य। अब ये क्या चीज़ है? बालक संबंधी अश्लील साहित्य किसी बालक को सम्मिलित करते हुए, यानी उसको उसमें ऐड करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है,
जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने होने जैसे लगे, या रूपांतरण या परिवर्तन किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है। अब इसमें सीधे कहा गया है कि बालक संबंधी अश्लील साहित्य, कोई भी बालक को ऐसी चीज़ में सम्मिलित करता है अश्लील साहित्य बनाने के लिए, उसका फोटो यूज़ में करता है, वीडियो बनाता है, या डिजिटल या कंप्यूटर से कोई ऐसी चीज़ जनरेट करता है जिससे बालक की वो आकृति दिखती हो, तो ये चीज़ें माना गया है कि ये बालक संबंधी अश्लील साहित्य है। ठीक है, तो इसमें पनिश किया जाएगा। और इसमें एक लैंडमार्क केस है, अविक सरकार वर्सेस पश्चिमी बंगाल 2014, जिसमें नस्लीय भेदभाव को उजागर करवाया था। अब ये 2D ये बाद में ऐड किया गया था, जो 19वें संशोधन है। 19वां संशोधन हुआ था, 2019वां संशोधन हुआ था, उसमें इस शब्द को ऐड किया गया है कि बालक संबंधी अश्लील साहित्य के बारे में कहा गया है। अब 2E घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में डिफाइन है, के खंड 6 में है। अब घरेलू संबंध क्या होता है, तो इसने रेफरेंस दे दिया घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2005 का एक्ट है, उसकी धारा 2 में क्लोज च में जो डिफाइन है एफ में, मतलब तो उसी को घरेलू हिंसा बोला गया। अब इसके बाद में आते हैं 2F प्रवेशन लिंगिक हमला का वही अर्थ है जो सेक्शन 3 का, यानी रेफरेंस दे दिया प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ पढ़ना है, सेक्शन 3 में चले जाओ। ठीक है, फिर आता है प्रेस्क्राइब्ड विहित, यानी इस 6G बोलते हैं उसको, 2G इस अधिनियम बनाए गए नियमों द्वारा विहित विपरीत है। चलो ठीक है, ये कोई भी ना। 2H धार्मिक संस्था का वही अर्थ है जो धार्मिक संस्था अधिनियम 1988, यानी एक एक्ट है धार्मिक संस्था अधिनियम है, तो उसके अनुसार, हालांकि इसको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये अपने RHS में आता है नहीं कि ऐसा एक्ट है नहीं धार्मिक संस्था वाला, तो इसको पूछा नहीं जाएगा, पर इसने रेफरेंस दे दिया कि वहाँ जाके पढ़ सकते हो आपकी धार्मिक संस्था क्या है। फिर 2I लैंगिक हमला, इसका सीधा रेफरेंस दे दिया कि 7 में जाओ। ठीक है, 2J लैंगिक उत्पीड़न, सेक्शन 11 में जाओ। 2K साझी गृहस्थी, इसे कैसे कहते हैं, ऐसी गृहस्थी जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है या किसी समय रह चुका है। अब साझी गृहस्थी किसे कहते हैं, कोई बालक है जो किसी अपराधी के साथ किसी समय किसी घर में रह चुका है तो वो साझी गृहस्थी में आता है, या रह चुका है, घरेलू नातेदारी में रहा है, तो वो सिंपल सी चीज़ है कि विक्टिम यानी बालक किसी आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है या किसी समय रह चुका है, या तो रह रहा है या पहले रह चुका है, तो वो साझी गृहस्थी में आता है। अब रह चुका मतलब यानी जब उसके साथ रहा होगा, उसके साथ कुछ काम किया होगा, जब वो अपने किसी और के पास चला गया, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो वो रह चुका है, पहले रह चुका, अब उसके पास रहता नहीं है, और एक रहते हुए कंप्लेंट कर देता है, तो रहता है साझी गृहस्थी में। फिर आता है एल स्पेशल कोर्ट, जो कि चैप्टर 7 बताया था आपको मैंने। चैप्टर 7 याद है किसी को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 32 तक है, 28 से 32 तक चैप्टर 7 सेक्शन विशेष न्यायालय, जिसमें इसने रेफरेंस दिया है विशेष न्यायालय की धारा 28 में पढ़ लो। अब इसका चैप्टर में 28 से स्टार्ट है और 32 तक है उसके विशेष न्यायालय। अब इसके बाद में विशेष लोक अभियोजन सेक्शन 32, जो कि लास्ट विशेष न्यायालय में ही है। अब विशेष लोक अभियोग यानी स्पेशल पीपी, जो कि मैंने कल पढ़ाया था कि स्पेशल पीपी होता है। अगर आपको मैंने कल की मेरी क्लास ली होगी तो उसमें बताया था स्पेशल पीपी क्या है और इसकी पावर क्या होती है, तो ये चीज़ है क्या। अब इसने
सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में सिंपल सी चीज़ कह रखी है कि उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, यानी जो ये हमने 14 अभी जो 14 पढ़े हैं ना, उसमें अगर उस चीज़ शब्द कोई नहीं आया और इस एक्ट में है तो उसका सीधा सीधा रेफरेंस आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट और में आईटी एक्ट में परिभाषित है, तो वही अर्थ होगा जो उक्त संहिता में अधिनियमित है। यानी कोई शब्द आ गया जिसकी डिफिनेशन पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 2 में नहीं दे रखी है, परंतु आईपीसी या फिर सीआरपीसी या फिर जेजे एक्ट या आईटी एक्ट में दे रखी है, तो वहाँ का रेफरेंस ले सकते हैं। तो इसका सेक्शन 2 का क्लॉज 2 यही कहता है कि कोई पद, कोई शब्द जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, तो उनका रेफरेंस आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट में से लिया जाएगा। तो आपको पता तो है ना, जेजे एक्ट किशोर न्याय बालक देखरेख संरक्षण अधिनियम और आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता जो कि अब चेंज हो गई है, आईपीसी जो कि चेंज हो गई है, तो उससे रेफरेंस लिया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। और देखो, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को उस तरह समझ में आए। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जिस भाषा में समझ में आता है और मुझे लगता है कि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ वैसे आप समझोगे। तो ठीक है, मैं बना रहा हूँ वीडियो ताकि मेरे रिवीजन भी हो जाए, आप इससे किसी का बेनिफिट हो तो उसको बेनिफिट लो, अपनी भाषा में समझो। कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि मेरे को बनाने नहीं आया, मेरे को बोलने नहीं आया। भाई मैं सीख रहा हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ, तो मैं जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसे आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ, कि ग्राउंड लेवल पे कोई सिखा रहा है, कि अपनी भाषा में बोल रहा है, कि कोई बड़ी भाषा यूज़ नहीं कर रहा है जिससे डिफ़िकल्ट हो, एकदम नॉर्मल वे में समझा रहा है। तो आप इसको प्रोत्साहित कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।